शराब घोटाले की जांच, गिरफ्तारी, कोर्ट की रिमांड और इसके बाद शुरू हो गया सियासी संग्राम। ईडी ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया। रायपुर कोर्ट में पेशी हुई और अदालत ने 5 दिन की रिमांड मंजूर कर दी। अब 17 अगस्त को उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अदालत की कार्रवाई का असर सड़क पर भी नजर आया। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर के राजीव गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। भूपेश बघेल ने कहा कि राम गोपाल अग्रवाल अकेले नहीं हैं, पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस का आरोप है कि जांच एजेंसियां अब तक ठोस तथ्य सामने नहीं ला पाई हैं और राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार किए, अब उसको ईडी वाले गिरफ्तार किए। राम गोपाल अग्रवाल अकेला नहीं है, हम सब पूरे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। डराने की कोशिश न करें, धमकाने की कोशिश न करें। आज तक के ईडी, ईओडब्ल्यू ये लोग कोई तथ्य सामने नहीं ला पाए, केवल आरोप लगाते रहे हैं और ये लोग दबाव के चलते राजनीतिक द्वेषवश ये सारी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक। चोरी हो रही, डकैती हो रही, लूट हो रहा है, उसमें अब ईडी वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बदले की भावना से कर रहे हैं। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वक्त बदलता है, अब परिवर्तन हो रहा है। अब भी समझ जाएं ईडी वाले, है ना। सरकार हमारी आएगी, लेकिन एक एक का हिसाब किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में शराब घोटाला लंबे समय से बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इस मामले को जोरों शोरों से उठाया था। सत्ता परिवर्तन के बाद जांच और कार्रवाई का सिलसिला तेज हुआ। पूर्व आबकारी मंत्री समेत कांग्रेस से जुड़े कई लोगों पर कार्रवाई हुई और जांच की आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय तक भी पहुंची। इस मामले में राम गोपाल अग्रवाल लंबे समय तक जांच एजेंसियों की नजर में रहे हैं और बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने जांच एजेंसियों और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। तांत्रिक व्यवस्थाओं में इस प्रकार का धमकी देना, बदला लिया जाएगा यानी कि लोगों को डराने का प्रयास करना, ये उचित नहीं माना जाता है। राजनीति में, चुनाव में कांग्रेस अब लड़ नहीं पा रही है। अब इन्हें अराजकता फैलानी है, धमकाना है, डराना है और लोगों से अपने मन मुताबिक काम करवाना है। तो कांग्रेस को ये ध्यान कर लेना चाहिए, अब 1975 नहीं रह गया इंदिरा गांधी का, देश में आपातकाल नहीं लगा है, लोकतंत्र का राज है। हर संवैधानिक संस्था अपने हिसाब से काम करती है। तो ये जो कांग्रेस का लगातार हार जाने का फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने का कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इस बात का कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था। पर दुर्भाग्य है कि प्रत्येक भ्रष्टाचारी पर जब जब कार्रवाई हुई है तब तक कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ है और कांग्रेस एक उनकी वकील बनकर खड़ी हुई है। शराब घोटाले की जांच में हुई गिरफ्तारी ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। कोर्ट में कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी, ईडी की पूछताछ जारी रहेगी, लेकिन सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने सवाल और आरोप लेकर आमने सामने हैं। अब नजर इस बात पर है कि जांच की अगली कड़ी क्या होगी, कौन से नए तथ्य सामने आएंगे और क्या शराब घोटाले की जांच सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक ही सीमित रहेगी या छत्तीसगढ़ की सियासत में इसके नए अध्याय भी खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस पुराने
केस पर जिसकी फाइलें जब जब खुलती हैं, जिसके तथ्य जब जब सामने आते हैं, तब तब सियासी बवाल मचता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं शराब का केस सियासी कलेश। तो सियासी कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि 2022 से 23 से जब ये मामला सामने आया तब से रह रहकर इसकी परतें खुलती हैं और हर बार बयानबाजी चलती है। इस बार अब शिकंजा कसा गया है कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल पर। उनकी गिरफ्तारी हुई है, रिमांड पर उन्हें लिया गया है और जैसे ये हुआ है कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और अब तो भूपेश बघेल सियासी तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि एक एक का हिसाब होगा, सरकार बदलने वाली है, ऐसा कहकर भी दबाव बनाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों सियासी कलेश मचा हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे चिर परिचित वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। तो काफ़ी गहमा गहमी इस मुद्दे पर पहले ही हो चुकी है। आज का अपडेट यही है कि कांग्रेस ने आज ईडी का फिर से घेराव किया, आरोप लगाया कि डराया धमकाया जा रहा है। और एक खास बात जो बघेल जी ने कही वो ये कि सरकार बदलने वाली है, एक एक अधिकारी का हिसाब होगा। और ऐसा कहकर शायद उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है अधिकारियों पे, जो पूछताछ 5 दिन रामगोपाल अग्रवाल से करेंगे। क्या ये एक स्ट्रेटेजी है, किसी और का नाम ना आ जाए या जिसकी आशंका है वो आगे ना हो, इसलिए कांग्रेस दबाव की या कहें प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है अभय नारायण जी? मोहन तिवारी जी, आज छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है हरेली, उसकी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। चौबे जी को प्रणाम करता हूँ, राजीव भैया को भी नमस्कार और हरेली की बधाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 14 साल की केंद्र की सरकार, 2014 से 26 तक 12 साल की केंद्र की सरकार के पास छत्तीसगढ़ के बताने के लिए एक मुद्दे नहीं कि 12 साल में कोई काम किया हो। 2.5 साल की विष्णु देवता सरकार कौन चला रहा है, किसके साथ चल रही है, कौन उसका मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री है, रिमोट कंट्रोल कहाँ है, और 1000 महतारी बंधन और 31 था, वो भी कर्ज लेकर। कोई उसके अलावा कोई योजना नहीं, कोई काम नहीं। तो कहाँ रहे जहां चुनाव के पहले थे। जब चुनाव शुरू हुई छत्तीसगढ़ का 2023 में होना था और 22 से तो इन्होंने शराब घोटाला, इन्होंने कोयला घोटाला, तमाम तरह की एजेंसियों को लाकर और छत्तीसगढ़ में एक नैरेटिव सेट किया। भूपेश सरकार की योजनाओं पर ध्यान न जाए इसलिए बदनामी करने का काम किया और उसमें अपराध दर्ज करने का काम किया। विश्व रिकॉर्ड बन गया है शराब घोटाला। बात की गई थी 2300 करोड़ से चले गए 3400 करोड़ तक। अभी और कितनी बातें करेंगे नहीं मालूम। और 4 साल हो गया जांच करते। मोहन तिवारी जी, कौन सी जांच है? 4 साल केवल जांच चल रही है। सुनवाई कब होगी, उसका फैसला कब आएगा, उसको सजा कब मिलेगी, लोग बरी कब होंगे, इन बातों को तो अभी ध्यान ही नहीं दिया। एक एक करके 6 महीना के बाद एक को पकड़ो, फिर 6 महीना के बाद एक को पकड़ो, और इस तरह एक नैरेटिव सेट करके काम करने का काम कर रहे हैं। 3400 करोड़ रुपए में से कितने रुपए किसके पास कैश बरामद हुए? रामगोपाल जी के पास कितना कैश बरामद हुआ? ये आर्थिक अपराध है। आर्थिक अपराध तभी सिद्ध होगा जब वो तो पैसे जब्त होंगे जिसका आपने आरोप लगाया है। तो ईडी एक नैरेटिव सेट करके आई, ईडी एक रफ हो गया, और ईडी जो विज्ञप्ति देती है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता उसको पढ़ते हैं। रामगोपाल जी को पहले ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया, ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की, और एक साथ पकड़ लेते। जब आपने गिरफ्तार कर लिया था तो ईडी और ईओडब्ल्यू एक साथ कर लेती। अब ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में कुछ नहीं मिला, कुछ कहने को नहीं है, तो अब ईडी ने गिरफ्तार किया, ईडी ने कोर्ट में पेश किया, ईडी ने रिमांड पे लिया। राज्य सरकार भी उसी बात का जांच करेगी, केंद्र सरकार भी उसी बात की जांच करेगी। ठीक। और आज जो शराब घोटाला हो रहा है, आज जो ओवर रेटिंग हो रही है, आज जो दुकानों में चोरी डकैती करा के
ठीक है। कराई जा रही है चीजें। नहीं तो आप लोगों की क्या मांग है? कांग्रेस की डिमांड क्या है आज के धरने के जरिए? कांग्रेस की डिमांड क्या है? देखिए, राम गोपाल जी हो या जितने लोगों को शराब घोटाले में आपने मुलजिम बनाया है, अपराधी बनाया है, सारे लोग छूटेंगे। राम गोपाल जी के पहले सारे को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुका है और फटकार लगा के जमानत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो समय सीमा तय करती थी शराब घोटाले की किस दिन कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन आज क्या हुआ? आप केवल आप अपना काम बताइए ना कि 2.5 साल में आपने क्या किया। ठीक है, चलिए 57 आएंगे उस पर आएंगे, लेकिन एक अब एक बहस से छिड़ गई है इस पर, तो बीजेपी से भी सवाल बनता है। हालांकि सीधे तौर पर कोई पार्टी तो बीजेपी है इसमें है नहीं, लेकिन सरकार में होने के नाते उनसे पूछते हैं कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है कि उनको बदनाम किया जा रहा है, सरकार अपनी छवि खराब हो रही है, इसलिए बचने के लिए कांग्रेस पर हमलेवर है। राजू जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस 15 वर्षों के बाद शासन पर आई और उसके बाद बजाय कि वो सड़कों का उन्नयन करती, स्कूल बनाती या अच्छा काम करती, उन्होंने स्कीमें नहीं चलाई। कांग्रेस पार्टी ने स्कैम चलाया, लीकर स्कैम, शराब दुकानों में 2-2 काउंटर, एक अवैध कमाई और एक वैध राजस्व की डकैती। जो राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार को मिलना चाहिए था उसकी डकैती हुई और उसके लिए बड़े पैमाने पर नवाचार किया गया। दूसरा रेत का स्कैम, तीसरा कोयले का स्कैम, चौथा फर्नीचर का स्कैम, पांचवा तमाम तरह के स्कैम, यानी स्कीम नहीं चल रही थी। ऐसे कहावत थी कि दिस गवर्नमेंट इज रनिंग नॉट एनी स्कीम, इट इज रन बाय द स्कैम्स। तो ये इस प्रकार की जो घोटाले की सरकार थी, जनता को बड़ी आशा थी कि चलिए हमने सत्ता परिवर्तन किया है, इनको देखते हैं। हालांकि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने अच्छा काम किया और छत्तीसगढ़ को गढ़ा, सुंदर बनाया, स्वावलंबी बनाया और राष्ट्र में नाम आया कि छत्तीसगढ़ एक सबल और अच्छा प्रगतिशील एक राज्य है। लेकिन साहब, स्कैम होने के बाद अगर हम कहते कि स्कैम हुआ है तो कांग्रेस पार्टी कहती मोहन जी कि क्या सबूत है आपके पास? आप सिर्फ आरोप लगाते हैं। जब आरोप की जांच हुई माननीय न्यायालय के निर्देश पर, तो जैसे प्याज की परतें खुलते जाती है, आज परत खुल रही है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से इस छत्तीसगढ़ को लूटा, खसोटा और पूरी बहार बना दी। साहब, क्या क्या नहीं स्कैम किया। महादेव सट्टा महादेव ऐप का चलता रहा, उसके बाद गली गली चौराहों पर सट्टा खिलाया जाने लगा, जुआ खिलाया जाने लगा, मादक पदार्थ तो हर मोहल्ले में बिकता था। तो ये जो कांग्रेस पार्टी ने इस जो छत्तीसगढ़ को लूटा, अब उसकी कलई खुल रही है। अब कलई खुल रही है, शराब केस की सियासी है तो सियासी क्लेश चला रही है कि हम लोग निरीह हैं, हम गरीब हैं, हम दरिद्र हैं। लेकिन देखिए साहब, जब सबूत होते हैं तो कानून सबूत से चलता है और सबूत गवाही दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ डायरियों में नाम आया था, कहाँ ओवर रेटिंग हुई, कहाँ पे बिना जो सील होती है आबकारी की उसके बिना शराब की तस्करी की जाती थी। ये भूतों न भविष्यत ऐसी सरकार थी जो अपने राजस्व पे डकैती करती थी, जो राजस्व आना चाहिए वो था। तो आ गई बात। तो अभी कांग्रेस जो सवाल कर रही है कि एक बार गिरफ्तारी हो गई, एक एजेंसी जांच कर ली, तीसरी एजेंसी के पास जाने की क्या जरूरत थी? इस पर क्या कहना है आपका? मोहन जी, कांग्रेस पार्टी और जनता पूछेगी आपने जो सबूत इकट्ठे किए उसको बताइए, तो ये तो सबूत है। और भी नाम आएंगे, बड़े बड़े नाम आएंगे, जो लोग धरने पे बैठे हैं वो भी आएंगे। तो ये देखिए, ये प्रामाणिकता है। अब कोई भी जांच एजेंसी, चाहे राज्य की जांच एजेंसी हो या केंद्र की जांच एजेंसी, उनके पास तथ्य है और बिना तथ्य के इतने बड़े लोगों के गिरबान को पकड़ा नहीं जाता है। और भूपेश बघेल जी जो भाषा बोल रहे हैं कि हम देख लेंगे, एक कहावत है, ना 9 मन घी होगा ना राधा नाचेगी। जो स्वप्न देख रहे हैं कि सरकार परिवर्तन का, जनता ने देख लिया है कि आपकी सरकार थी, आ गई बात। हम आप दोनों से एक एक टिप्पणी और लेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं चौबे जी को। चौबे जी, ये हर बार की स्थिति बन गई है, जब जब ईडी ने किसी कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया है, पूछताछ बुलाया है, तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पर मोर्चे पे खड़े नजर आती है और आज भी धरना प्रदर्शन हुआ है। तो ये क्या वजह है? क्या एक मोरल सपोर्ट करना चाहती है या एक दबाव की स्ट्रेटेजी है? क्या है, कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही होगी? अभी तो फैसला आया नहीं है। मोहन भाई, जब
कवासी लकमा गिरफ्तार हुआ था तभी भी इसी तरीके के आंदोलन हुए थे। अभी अग्रवाल जी गिरफ्तार हुए हैं। रामगोपाल अग्रवाल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, मतलब कोष का लेन देन, कोष का कैसा यूटिलाइजेशन करना, कोष को कहाँ से मैनेज करना, ये सब काम उनके पास था। सारा पैसा जहाँ से भी आ रहा था, जैसे भी आ रहा था, थ्रू उनकी चैनलाइज्ड हो रहा था। ये तो जग जाहिर होता ही है, मतलब हर पार्टियों में होता है। कोषाध्यक्ष होने के नाते उनको सब तरीके के फंड लेने की और उसको सेटलाइट करने की पावर होते हैं। उसी वक्त एक पुराना मामला मुझे याद आ रहा है कि जब ये सब चल रहा था तो एक झगड़ा सड़क पर आया था, वो भी ईडी के पास होगा, कि रामगोपाल अग्रवाल के भाई की एक फैक्ट्री है विशाखापट्टनम में, वह बैंक करप्ट हो गई थी, वो बिकने वाली थी। उसको लेके भी करीब 350-400 करोड़ रुपए जो है छत्तीसगढ़ से ट्रांसफ़र किए गए थे। तो उसको लेके भी झगड़ा हुआ था कांग्रेस में आपस में, जो पूरा जो सिंडिकेट था उसमें काफ़ी कुछ हुआ था, विवाद हुआ था, सर आया था, कुछ खबरें भी छपी, कुछ सोशल मीडिया में भी चला। तो हो सकता है कि वो सारी भी जानकारी ईडी के पास हो कि ये 350-400 करोड़ रुपए यहाँ से ट्रांसफ़र हुए और उसकी फैक्ट्री बचाई गई। ये एक बड़ा अमाउंट था। तो चूंकि ये कोषाध्यक्ष थे तो सारे अमाउंट के, जैसे बहुत से जगह इन्होंने अपने कार्यालय बनाए तो उसका होगा, कुछ चुनाव लड़ाए तो वहाँ फंडिंग गई होगी। तो फंड का हिसाब किताब देना तो रामगोपाल की नैतिक जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी में कि ये फंड कहाँ से आया, कौन मैनिपुलेट कर रहा था, ये चीज़ भी भाई ये तो बताना पड़ेगा नहीं फंड कहाँ से आया। तो इसलिए रामगोपाल का जो वो तरीके से जो वहाँ पर गिरफ्तारी चल रही है, रिमांड चल रही है, ये बहुत सीरियस है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के भविष्य के लिए बहुत सीरियस है। अगर वो किसी तरीके का मुंह खोल देते हैं या कोई जो खोलने की उम्मीद है जो वो खुलवाने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भी कांग्रेस थोड़ा बेचैन है और धरना प्रदर्शन और धमकियाँ दे रही है, जबकि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ठीक है भाई, जो कुछ हुआ है रामगोपाल जी बता दें और उसको जो भी कार्रवाई होगी होने दिया जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो मॉरली सपोर्ट दे रहे हैं कि रामगोपाल जी आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। जी ठीक है, चलिए, तो ये एक कोशिश है कांग्रेस की भी, लेकिन अभी घड़ी कुछ ऐसी है कि इसे संकट की घड़ी ही कहा जाएगा। अभय नारायण जी, कैसे निकलेंगे इससे बाहर? आप लोग मुद्दे सेट कर रहे हैं लेकिन पिछला जो काम है वो आप लोग का पीछा नहीं छोड़ रहा है। देखिए मोहन तिवारी जी, मुद्दे तो जनता के होते हैं और जनता के मुद्दों के साथ जो पार्टी खड़ी होती है वो पार्टी सत्ता में आती है। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, हम 2000 सीटों 5 सीटों से चूक जाया करते थे और 18 में समूल नष्ट हुई, 14 सीट पर चली गई वो। और उसका बहुत बड़ा कारण झीरम जैसा कांड हुआ, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था देखी गई। और इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, उससे पहले भी सरकारें रही। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के बैठे 2 लोग, नरेंद्र मोदी जी और आपके अमित शाह जी, जिस तरह से षड्यंत्र करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, सरकारों को पूरे देश में खरीदने का काम, सांसदों को खरीदने का काम, विधायकों को खरीदने का काम, जो उनके बहकावे में, जो उनके समझावे में, जो उनके प्रयोग में सफल नहीं होते, उनके ईडी जाती है, उनके सीबीआई जाती है। सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में बीफ के पैसे से बना। सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो चंदा पहुंचाती है अपने लोकसभा उम्मीदवारों को, विधानसभा उम्मीदवारों को, वो पैसा पहले ईडी का छापा मारो, फिर उद्योगपति समझौता करो और फिर उस पैसे से चुनाव लड़ो। भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत पाक साफ है तो जारी कर दे, रायपुर में कार्यालय किस पैसे से बना है, भोपाल में कार्यालय किस पैसे से बना है, दिल्ली का कार्यालय किस पैसे से बना है। 90 विधानसभा का चुनाव, 90 सीटों पर आपने 23 चर्चा हो रही है, विषयांतर हो रहे हैं आदरणीय अभय जी। किसने चंदा दिया? चंदा वालों का नाम बता दो। आप विषयांतर नहीं, लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पब्लिक डोमेन में है, दान से आता है, कार्यकर्ताओं के दान से आता है, आजीवन सहयोग निधि लिया जाता है और व्यापारियों के पास हम जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं और जाकर हम मांगते हैं सबके सामने और पक्की रसीद दी जाती है। आपसे बात की जा रही है आदरणीय अभय जी कि कांग्रेस की कलाई खुल चुकी है भ्रष्टाचार की,
और रोज उसकी परतें खुल रही है, उसका जवाब दीजिए कि आपने शराब घोटाला, रेत घोटाला, कोयला घोटाला, परिवहन घोटाला, तमाम घोटाले किए, उसका जवाब नहीं है आपके पास। आप प्रति प्रश्न पूछ रहे हैं भाजपा का कार्यालय कैसा बना? अरे वो सार्वजनिक रूप से स्थिति आई है, हिसाब किताब ले लीजिए, कितना आया है, कितना गया है। आपके घोटाले की बात की जा रही है, आपके सरकार के पाप की बात की जा रही है, पाप की प्रायश्चित कर लीजिए, लेकिन आप कहते हैं घोटाले का जवाब नहीं देंगे। हमने खाया, जनता को लूटा, छत्तीसगढ़ की सरकार का राजस्व को लूटा, उसकी डकैती की, उसका कोई जवाब नहीं है। आप प्रति प्रश्न पूछते हैं, चोर मचाए शोर जैसी कहावत थी, उसी प्रकार से आप प्रश्न कर रहे हैं। केतली घोटाला करने वाली, ये दारू को ओवर रेट में बेचने वाली। अरे ओवर रेट लेकिन आज तो सवाल एक शराब के दुकान में 2-2 काउंटर, बातें तो हुई थी शराबबंदी की। अभयनारायण जी, आज लेकिन सवाल आपसे है ना, हम आज उस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप लोगों के पीछे भूत की तरह पड़ा हुआ है, इससे निकलेंगे कैसे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न मुद्दे के साथ है, न मुद्दे पर उन्होंने काम किया, न योजना है। इन बातों को जनता समझ चुकी है। 20 जुलाई को सारा कुछ क्लियर हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ में जमानत नहीं बचा सके, तो क्या यही नहीं मुद्दों के कारण, ईवीएम ठीक है ना, इन्हीं घटनाओं के कारण। जब हार जाएंगे तो ईवीएम की चिंता कर लीजिएगा। अरे हम तो स्वीकार करते हैं नम्रता से, हार गए साहब, बिल्कुल हारे हैं। अभी ईवीएम ठीक है अभय जी, अभी ईवीएम ठीक है ना, अभी हम तो इस जनादेश को स्वीकार करते हैं। हार हुई है, जनता जनार्दन का स्वागत करते हैं, कभी जीत पर कभी हार पर। क्या हुआ दतिया में? अब आप तो SIR की बात नहीं करेंगे, ईवीएम की बात नहीं करेंगे। मोहन यादव को, नवीन को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। बड़ा दुख है। चलिए आगे ये सारी बातें अब लोग सड़कों पर आ गए हैं। ठीक है, अब लोग बता रहे हैं, नारे लगाते लगाते लोग चिल्लाने लगे हैं, चलिए ठीक है, रोते। और ये कमल का फूल है ना, उसका पूरा तालाब का पानी गंदा हो चुका है। राजू जी, ये जो प्रकरण है उस पर जल्दी क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? 2.5 साल भी हो गए, इसलिए ये सवाल जो है आप लोगों की ओर से उठाया गया, लेकिन 2.5 साल होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जांच अभी तक क्यों अटकी हुई है? अगर घोटाला था तो जल्दी साबित करिए। तेरे पैरों तले जमीन नहीं, पर अफसोस तुझे यकीन नहीं। कांग्रेस पार्टी मोहन जी पूरी तरह से घिर चुकी है, और भ्रष्टाचार में जिस प्रकार से नाम आ रहे हैं, जो डायरियां जब्त हो रही है, जो नगदी जब्त हो रहे हैं, जो साक्ष्य, जो प्रमाण दिए हैं जो अदालतों में, विभिन्न अदालतों में, उससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के दामन छीटे नहीं है, पूरा दामन काला है। अब कांग्रेस पार्टी को जनता के पास ये जवाब देना पड़ेगा। ये जवाबदेही तय होती है कि वो उस भ्रष्टाचार का जवाब दे, जैसे लालू यादव चार्जशीट हुए, जैसे जगन्नाथ मिश्र चार्जशीट हुए थे। कांग्रेस पार्टी भी छत्तीसगढ़ में इतिहास लिखा जाएगा कि शराब का महाघोटाला किया था। और 2.5 साल की बात नहीं मोहन जी, आपको बता दूं 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष तक लगते हैं कई जांच में। अभी जो पिछले 2.5 वर्षों में या पिछले 3 वर्षों में जो घोटाले हुए हैं, एक एक कड़ियां आपके सामने हैं, और पब्लिक डोमेन में समय क्यों लग रहा है? समय क्यों लग रहा है? देखिए, समय लगता है, भारतीय कानून की स्थितियां हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं। कोई पहले तो सिर्फ 6 महीने में यह तथ्य आया कि कौन कौन आरोपी थे, कौन कौन वेंडर, अनवर डेबर से लेकर तमाम लोग। उसके बाद जो तथ्य आ रहे हैं कि उसमें कौन कौन से कर्मचारी थे, अरुण त्रिपाठी, राम गोपाल अग्रवाल, और उसके बाद अनिल टोटेजा, उसके बाद भूपेश बघेल जी के आसपास के लोग, रानू साहू, सौम्या चौरसिया। अरे कितने किस किस को पुकारूं, कब तक पुकारूं वाली कहानी है। बहुत सारे लोग हैं मोहन जी। आने वाले समय में आपको और दिखेगा, आपके सुधी दर्शकों को और दिखेगा। चलिए ठीक है, इसका इंतजार करेंगे। लेकिन कांग्रेस का दामन काला है, और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता जनार्दन के पास नहीं आ सकती। हम जरूर आएंगे और लोगों का नाम लेकर, ठीक है, और ये हमारा दम। क्या लग रहा है अब ये सियासी ऊंट किधर करवट लेगा? आने वाले चुनाव तक ये मुद्दा गर्म रहेगा या इसका पटाक्षेप जल्दी हो जाएगा? कोई बड़ा खजाना सबूतों का हाथ लगेगा, या फिर बाकी जैसे होता रहा है अब तक वैसे ये केस ठंडे बस्ते में जाएगा? मोहन भाई, सबूत वगैरह तो सब उनके पास हैं, वो सारे तथ्य है, सारी कागज है। उन्होंने 17 हज़ार पेज की जो तैयारी कर रखी है, उसमें सारे सबूत है। अब वो क्या हो रहा है कि वो छांट रहे हैं एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। मान लो कोई कागज़ है तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए पूछताछ हो रही है, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता रहे हैं। तो ये सब मामला जो है उनकी जांच प्रक्रिया के तहत है।
मेरा मानना यह है कि अब 2.5 साल हो चुके हैं, 1 साल में इसका ठीक ठाक परिणाम जो भी है, मतलब जो भी किया है सरकार ने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। अगर किया है तो ये दोषी हैं, इनको अंदर करो, जो नहीं किया है तो फिर बाहर करो। बार बार मतलब ये उस मुद्दे को लेके एक तो क्या है कि विश्वसनीयता खत्म हो रही है इस मुद्दे को लेके। ये कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है कि बार बार ये कर रहे हैं, तो इसलिए भाजपा को अब इसको, या भाजपा की तो खैर नहीं कह सकते, ईडी को अब इसमें, ईडी या जो जांच एजेंसियां हैं उन जांच एजेंसियों को अब इसको रिजल्ट की ओर ले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, बहुत से जजेस भी कह चुके हैं कि अब ये बार बार रिमाइंड मत करो, अब आप सीधे चार्जशीट फाइल करो और इस केस को ख़त्म करो। ठीक है, चलिए केस को जल्दी ख़त्म करना चाहिए। लंबा खींचने की वजह से इस पूरे केस का जो ढांचा है वो न केवल कमज़ोर होता है बल्कि विश्वास भी कानून व्यवस्था पर घटता है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी इस पर फैसला हो, क्योंकि सियासत तो काफ़ी हो गई है और आगे अगर परिणाम नहीं आया तो ये और बढ़ेगी, लेकिन परिणाम आए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस फाइनल नोट के साथ इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। राजू चक्रवर्ती जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।